इनका होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पशु ही हमारा असली धन है और उनसे अच्छा उत्पादन तब प्राप्त किया जा सकता है जब हम उनके खान पान का अच्छी तरीके से रखें ख्याल। तो किस तरह से आपने करना है ठीक तरह से पशुपालन, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। स्वस्थ शरीर में प्रोटीन की मात्रा की पूर्ति के लिए अंडे और मांस शामिल किया जाता है। इसकी पूर्ति के लिए बत्तख पालन अच्छा विकल्प है। इसे शुरू करने के लिए सबसे जरूरी आसपास पानी के स्रोत का होना है, जहां बत्तख आसानी से प्रजनन कर अंडे दे सके और विचरण कर सके। इसके लिए कृत्रिम तालाब बनाकर भी बत्तख पालन किया जा सकता है। बत्तख से अंडे और मांस दोनों ही रूप में मुनाफा कमाया जा सकता है। आमतौर पर उन्नत नस्ल की बत्तख एक साल में 300 से ज्यादा अंडे देती है। अंडे का वजन 65 से 70 ग्राम के बीच होता है। वहीं मुर्गी की तुलना में बत्तख के मांस से मुनाफा भी ज्यादा होता है। इस तरह देखा जाए तो बत्तख पालन घाटे का सौदा नहीं है। बत्तखों में रोगों से लड़ने की क्षमता मुर्गियों की तुलना में ज्यादा होती है, लेकिन उनके रहने की जगह पर गंदगी, गंदा दाना पानी, दूसरे जीवों से नजदीकी व गीला कूड़ा कई बार बीमारी फैलाने की बड़ी वजह बन जाते हैं। इसीलिए कुछ सावधानियां अपनानी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आवास का फर्श सूखा व साफ रखें। बत्तखों के चूजे हमेशा रोग रहित व अच्छी नर्सरी से ले। बीमार बत्तखों को तुरंत अलग कर दे। मृत बत्तखों को जला दे या कहीं दूर ले जाकर दबा दे। चिकित्सक से सलाह लेकर जरूरी टीके लगवाएं। इस व्यवसाय में नुकसान को कम करने के लिए चूजों पर खास ध्यान दें। यदि चूजों की संख्या में कमी होती है तो उसका सीधा असर व्यवसाय पर पड़ता है। इसके लिए जरूरी है कि कृत्रिम गर्मी से 15 दिनों तक सेए गए चूजों को पालने में सावधानी बरते। मसलन चूजों को टीन गार्ड के घेरे में रखे। अंडों से निकले चूजों को फर्श पर रखने से पहले चटाई जरूर बिछा दे। 5 से 6 हफ्तों तक हर 2 से 3 दिनों में चटाई को धूप में सुखाएं। चूजों को रोज दिन में 3 से 4 बार साफ पानी पिलाएं। चूजों को बारीक दाना दे। 1 महीने बाद चूजों को तालाब में छोड़े, लेकिन शिकारी पशु पक्षियों से उनकी रक्षा करे। 4 महीने की उम्र में नर व मादा की पहचान हो जाती है। आहार पर ध्यान दिया जाए तो बत्तखें 5 माह बाद अंडे देने लगती है। इस समय बत्तख के आहार में जरूरी पोषक तत्व शामिल करें। आजकल किसान समन्वित बत्तख पालन में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। इसमें बत्तख के साथ साथ मछली पालन कर आय को बढ़ाया जा सकता है। इस तकनीक को इंटीग्रेटेड तकनीक कहते हैं। इसके लिए तालाब ऐसे स्थान में बनाना चाहिए जहां साफ पानी आसानी से उपलब्ध हो सके। बत्तखों के लिए बनने वाला बाड़ा तालाब के ऊपर बनाए। इससे बत्तखों द्वारा गिराया गया भोजन तालाब में जाएगा, जिसका उपयोग मछलियों द्वारा किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर के तालाब में 500 से 600 बत्तख पाली जा सकती है। इसके अलावा धान के साथ समेकित कृषि के साथ भी बत्तख पालन किया जा सकता है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट हमारा पशुधन। आइए बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। जुलाई माह का पशु कैलेंडर 2021। जुलाई माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में वर्षा ऋतु आने की संभावना रहती है, अतः पशु परिसर को सूखा एवं साफ रखना चाहिए तथा गर्मी एवं नमी जनित रोगों से पशुओं को बचाना चाहिए। खुरपका मुहपका यानी FMD, गला घोंटू यानी HS, लंगड़ा बुखार या कृष्ण जंघा यानी BQ, इंटेरोटॉक्सीमिया रोग के टीके यदि नहीं लगाए गए हों तो अब अवश्य लगवा दें। इस माह में भैंसों का ब्यान शुरू हो जाता है, अतः प्रजनन संबंधी सावधानी के साथ नवजात की सुरक्षा हेतु पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। जैसे पैदा होने के साथ बच्चे के नाल को 1.3 से 2 इंच पर धागे से बांधकर एवं नए ब्लेड से काटकर टिंचर आयोडीन लगाना चाहिए। चारे के लिए मक्का की दूसरी फसल बोने का उचित समय है।
बीज मात्रा 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करें। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की कामयाबी की कहानी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के सेगमेंट में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे कामयाब किसान से जिनके खेती में योगदान की वजह से आज दूसरे किसान उनको सराहने लगे हैं। साथ ही साथ वो दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बने हैं। तो आइए जानते हैं उनकी कामयाबी की ये कहानी उन्हीं की मुंह जुबानी। खेतों में जैविक तकनीकों के जरिए न केवल खेती के तौर तरीकों को बदला गया है, बल्कि परंपरागत खेती से हटकर उसे मुनाफे के कारोबार में बदल दिया है। आप जिस खेती को घाटे की वजह मानते हैं, उसमें जैविक तरीके से कैसे सफलता पाई जाती है, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पीपीगंज स्थित गांव के रहने वाले प्रगतिशील किसान रामनिवास मौर्य से सीखा जा सकता है। मेरा गांव राखू खोट चिकनी राप्ती नदी के बगल में, यहाँ से नदी 500 मीटर दूरी है और यहाँ से 30-35 साल पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं होता था। मोटे अनाज जैसे सांवा, कोदो, टांगुन, मिर्गा का खेती होता था और कुछ पैदावार भी नहीं होता था। इसको बोरे में भर कर या खांची में भर कर उठा कर लेके जाते थे। इतना पैदावार इतना कम होता था। रामनिवास पिछले 15 सालों से जैविक खेती कर रहे हैं। खेती करने का ये जज्बा उनके अंदर तब आया जब उन्होंने रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान और दुष्परिणाम की खबरें देखी और पढ़ी। बाद में ये एक स्थानीय संस्था से जुड़े और उनसे जैविक खेती के बारे में जानकारियां लेकर रासायनिक खेती को छोड़कर उन्होंने जैविक खेती शुरू की। जैविक खादों के प्रयोग से इनके खेतों की मिट्टी में लगातार सुधार होने लगा, जिसके बाद लगभग 5 वर्ष पहले से इन्होंने पूर्ण रूप से जैविक खेती को अपना लिया और आज रामनिवास सफल जैविक खेती कर रहे हैं। जैविक खेती हम 2005 के बाद से शुरू किए हैं। जानकारी हुआ तो धीरे धीरे हम लोग जैविक खेती पर काम करने लगे। और जीरो बैलेंस उसको बोलते हैं। इसमें अपने घर का जो गाय का मूत्र, गाय के गोबर से हम लोग बनाते हैं और नीम का पत्ता, धतूर और दहिया, मदार, यही सब का पत्ती से हम लोग सड़ा करके उसको बनाते हैं कीटनाशक। और गाय के मूत्र और गाय के गोबर से जीवामृत खाद बनाते हैं, तो उससे कम लागत लगता है और जो उपजा जो उसमें जो पैदा होता है और
अच्छा होता है, उसमें रासायनिक नहीं पड़ता, इसलिए उसमें कोई बीमारी नहीं रहता है। उन्होंने जैविक खेती को एक मिशन के रूप में लिया है और इस मिशन से अपने क्षेत्र के कई किसानों को भी जोड़ा है। रामनिवास अपने खेत से ही अपने उत्पादों की बिक्री भी करते हैं। वो अधिकतर देसी बीजों का ही इस्तेमाल करते हैं ताकि उत्पाद या फसल स्वादिष्ट हो। जैविक उत्पाद के कारण उनकी उपज अब ज्यादा दामों में बिकती है। रामनिवास मौर्य बताते हैं कि उनके पूर्वज तो बहुत वर्षों से मोटे अनाजों की खेती करते आ रहे थे, इसलिए इन्हीं मोटे अनाजों का रकबा बढ़ाने के लिए वो अनाज बैंक भी चलाते हैं, जहां से किसानों को बीज उपलब्ध कराते हैं ताकि मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा मिल सके। वो बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में मोटे अनाज की मांग काफी बढ़ी है। किसान इसे कम पानी में उगा सकते हैं और इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशक की जरूरत भी नहीं होती है। ये मटका कीटनाशक है, एक कीटनाशक का काम करता है, जैविक कीटनाशक इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें पहले तो पानी डालेंगे, पानी के बाद गौमूत्र रहेगा, गौमूत्र के बाद सुरती का गांठ, लहसुन, मिर्चा और बहया, मदार, कनैल, नीम का पत्ती, सुरती का गांठ, इसको सबको मिला करके इसमें डाल देंगे। डालने के बाद 15 दिन में ये तैयार हो जाएगा। इसको निकाल करके 1 लीटर जो रहेगा तो लगभग 10 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करेंगे, तो कोई प्रकार का कीड़ा इसमें नहीं लगेगा। जितना भी कीड़ा होगा कोई सब भग जाएंगे। अपने खेतों में रामनिवास गोबर की सड़ी खाद, वर्मी कंपोस्ट, गौमूत्र, वर्मी डस्ट आदि का प्रयोग जैविक खाद के रूप में करते हैं। रामनिवास खेतों से निकलने वाले पराली और अन्य खरपतवारों को एक गड्ढे में एकत्र कर उनका कंपोस्ट तैयार करते हैं, जिनका प्रयोग ये जैविक खाद के रूप में करते हैं। जैविक खेती के लिए मौर्य जी अपने खेत पर ही जैविक कीटनाशक भी तैयार करते हैं। इसको तैयार करने या बनाने के लिए वो देसी गाय का गौमूत्र, नीम की खली या पत्ती, लाल मिर्च, लहसुन सहित कई चीजों का प्रयोग करते हैं और फिर इन्हें अपने सब्जी फसलों और अन्य फसलों में इस्तेमाल करते हैं, जिसका नतीजा ये रहा कि कम लागत में ही उनकी फसलों से बढ़िया पैदावार प्राप्त हुई और बाजार में उनके जैविक उपज की पहले की तुलना में अधिक कीमत मिली, जिससे जैविक खेती में उनकी रुचि और बढ़ती चली गई। इस समय रामनिवास के खेतों पर गेहूं, सरसों, चना, मटर, बैंगन, लहसुन, आलू और प्याज की नर्सरी आपको दिखाई देगी। उसके बाद धीरे धीरे अपना कोई साधन भी नहीं था पानी का, मेन पानी का साधन, और कभी बाढ़ आ जाता था तो कभी सूखा पड़ जाता था, दोनों दिक्कत था यहाँ पर। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर 2000 के बाद एक संस्था आया, गोरखपुर इन्वायरमेंटल एक्शन ग्रुप, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा जानकारी दिया खेती के बारे में। तो सब मेहनत करने के बाद यहाँ बोरिंग वोरिंग भी हो गया और इसमें धान, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों सबका खेती होने लगा। रामनिवास का कठिन परिश्रम ही है जिसके कारण कि आज इनसे जानकारियां लेने आसपास के अन्य किसान भी आते रहते हैं। रामनिवास का कहना है कि यदि सरकार जैविक किसानों को एक बाजार उपलब्ध करा दे तो हम जैविक किसानों के सामने बाजार की जो समस्या आ रही है उसका समाधान भी हो जाएगा और किसान जैविक खेती की ओर तेजी से बढ़ेंगे। रामनिवास जी ने 15 साल पहले छोटे स्तर से मोटे अनाज की जैविक खेती शुरू की थी, लेकिन आज उनके प्रयास से उनके क्षेत्र में बहुत से किसान जैविक खेती कर रहे हैं। मौर्य जी की सफलता को देखकर दूसरे जिलों के किसान भी जैविक खेती से जुड़ने लगे हैं और सिलसिलेवार तरीके से ये दायरा बढ़ता ही जा रहा है।
तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने मुलाकात की हमारे आज के कामयाब किसान से। इसके साथ ही हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। लेकिन अगर आप हमारे गांव किसान कार्यक्रम का पहले का प्रसारण भी देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर हमारे दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर जाकर गांव किसान टाइप कीजिए और वहां भी आप हमारे पहले के प्रसारित कार्यक्रम देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। गांव किसान के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। गांव का नाम है बांदकर। पुरुलिया शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित पुरुलिया 2 नंबर